हेलो एंड वेलकम टू इंडियस डीएनए। आज का अपना वीडियो एसएससी जेईई 2022 के स्टूडेंट्स के लिए है। आप सभी को पता है कि एसएससी जेईई 2022 का जो प्री का एग्ज़ाम है वो आपका नवंबर में शेड्यूल है और इस बीच जो भी वक्त बचा हुआ है इसके अंदर आप लोगों को किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन करनी चाहिए ताकि आप अपना बेस्ट परफॉर्म कर पाओ। तो उसी से रिलेटेड मैंने एक वीडियो सीरीज़ तैयार करी है जिसमें 3 टोटल छोटे छोटे वीडियो होंगे और उनमें मैं डिटेल में बात करूँगा एसएससी जेईई को लेकर, चाहे वो प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स का एनालिसिस हो, चाहे कट ऑफ का एनालिसिस हो, चाहे स्टडी मटेरियल हो, चाहे टेस्ट सीरीज हो। सारी चीज़ें जो भी एसएससी जेईई से रिलेटेड है वो सारी डिस्कस करेंगे। तो ये जो वीडियो सीरीज़ है इसको बनाने का मुख्य उद्देश्य है, जो पर्पज़ है वो है आपके 3 बहुत ही कॉमन क्वेश्चन जो हर स्टूडेंट के दिमाग में चल रहे हैं उनका आंसर ढूंढना। ठीक है, तो पहले तो वो देखते हैं कि 3 कॉमन क्वेश्चन कौन कौन से हैं और उसके बाद में जो है अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन जो हर स्टूडेंट के दिमाग में चलता रहता है कि हाउ टू टारगेट जनरल स्टडीज़ पार्ट। ठीक है, आप सभी को पता है कि एसएससी जेईई में जो है प्री के अंदर जो है 50% पोर्शन जो होता है जनरल स्टडीज़ का होता है। उसमें 50 क्वेश्चन जीके के और 50 रीजनिंग के। इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है भाई। ठीक है, क्योंकि मार्केट में बहुत सारा स्टडी मटेरियल अवेलेबल है लेकिन एसएससी जेईई से रिलेवेंट कौन सा है वो मेन चीज़ है। ठीक है, और उसको किस तरीके से तैयार करना है, क्योंकि टाइम कम है और इंजीनियरिंग का सिलेबस भी इतना बड़ा है, तो वो सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं अपन। ठीक है, दूसरा जो क्वेश्चन है वो है बेस्ट सिविल इंजीनियरिंग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बुक। ठीक है, देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की स्टैंडर्ड राइटर्स की बहुत सारी बुक्स है मार्केट में अवेलेबल है, उसके साथ में कोचिंग वालों की अवेलेबल है। अब समझ में ये नहीं आता कि एसएससी जेईई का जो करंट एग्जाम पैटर्न है उससे रिलेवेंट कौन सी बुक है। ठीक है, वो मेन चीज़ है, तो वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और तीसरा जो है वो है कि हाउ टू प्लान फॉर सीपीडब्ल्यूडी। देखो, जब भी एसएससी जेईई की तैयारी करने कोई स्टूडेंट बैठता ना तो उसके दिमाग में एक ही चल रहा होता है कि मेरे को चाहिए सीपीडब्ल्यूडी। अब देखो, सीपीडब्ल्यूडी की कट ऑफ हाई रहती है तो उसके लिए आपको प्री में भी थोड़ा लीड करना पड़ेगा और मेंस में भी। तो आपको प्री में किस तरीके से लीड करना है ताकि आपका मेंस में रिस्क थोड़ा कम हो जाए, तो वो सारी चीज़ें जो अपन डिस्कस करने वाले। तो यही जो मेन 3 क्वेश्चन है जिसके लिए मैंने पूरी वीडियो सीरीज यहाँ पे तैयार करी है। तो एक एक करके सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं, स्टार्ट करते हैं भाई। देखो, जो अपना पार्ट 1 है, ठीक है, जो पार्ट 1 है इसके अंदर जो है किस चीज़ को लेकर डिस्कशन होएगा, एक तो प्रीवियस ईयर्स की जो कट ऑफ है उसको लेकर और एक जो एग्जाम पैटर्न में आपके बदलाव हुए हैं। ठीक है, एसएससी का जो एग्जाम पैटर्न है वो 4-5 बार चेंज हुआ है और 2022 में भी थोड़ा सा चेंज हुआ है, वो आपकी कट ऑफ को किस तरीके से इफेक्ट करेगा वो सारा एनालिसिस अपन लोग इस वाले पार्ट में करने वाले हैं। ठीक है, देखो 4 चीज़ें अपन लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे इस पूरे वीडियो के अंदर। पहले थोड़ा सा ब्रीफ कर लेते हैं और उसके बाद में डिटेल में देखेंगे। देखो, पहली जो चीज़ डिस्कस करने वाले हैं वो है कि 2022 का जो एग्ज़ाम पैटर्न है और जो सिलेक्शन प्रोसीजर है उसमें क्या क्या चेंजेस हुए। ठीक है, उसमें एक चेंज अभी थोड़े दिन पहले हुआ था, आप लोगों को पता होता है, एसएससी का नोटिस आया था, उसमें लिखा हुआ था, तो वो जो आपकी कट ऑफ है उसको किस तरीके से इफेक्ट कर देगा वो यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ। दूसरा जो है पॉइंट वो है आपका एसएससी जेईई प्रीवियस ईयर्स एग्जाम पैटर्न। ठीक है, एसएससी जेईई की जब पुरानी हिस्ट्री देखोगे ना तो आपको लोगों को पता चलेगा कि आपके 4-5 बार एग्जाम के पैटर्न में चेंज हुआ है। उससे क्या फ़र्क पड़ता है, उससे ये फ़र्क पड़ता है कि आपका जो पुराना एग्जाम पैटर्न था ना वो अभी जो एग्जाम पैटर्न है उससे रिलेवेंट नहीं है। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा सॉर्ट कर सकते हैं चीज़ों को, अगर आप पुराने क्वेश्चंस को ना लगाएं और अभी का जो एग्जाम पैटर्न है उससे रिलेवेंट पुराने जितने पैटर्न है वो वाले क्वेश्चन लगा लें। ठीक है, तो ऐसी ही कुछ चीज़ें यहाँ पे डिस्कस अपन लोग करने वाले हैं। उसके बाद देखो, तीसरा पॉइंट क्या है, एसएससी जेईई प्रीवियस ईयर्स कट ऑफ एनालिसिस। ठीक है, कट ऑफ का एनालिसिस करना जरूरी इसलिए है क्योंकि बहुत सारी थ्योरी चल रही है। कुछ लोगों को लगता है कि जैसे जैसे सीट बढ़ेगी ना वैसे वैसे कट ऑफ कम हो जाएगी, कुछ लोगों को लगता है जैसे नंबर ऑफ कैंडिडेट बढ़ते ना वैसे ही कट ऑफ बढ़ती है। ठीक है, तो ये थ्योरी कितनी सच है कितनी झूठ है उसका मैं ग्राफिकल एनालिसिस करूंगा और आप लोगों के दिमाग में बिल्कुल क्लियर कर दूंगा कि आप लोग कितना सही सोच रहे कितना झूठ सोच रहे। ठीक है, सारी चीज़ें हो जाएगी यहाँ पे क्लियर। उसके बाद चौथा पॉइंट देखो, बेस्ट ऑब्जेक्टिव बुक फॉर एसएससी जेईई। ठीक है, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और इसका भी सॉल्यूशन इस वीडियो में अपन लोग ढूंढ लेंगे। ठीक है, और मेन जो चीज़ है सो फाइनल कंक्लूजन इस वीडियो के एंड में निकलेगा, वो ही निकलेगा कि अप्रोक्सीमेट आपको कितना स्कोर प्री में टारगेट करना चाहिए ताकि आप लोगों को सीपीडब्ल्यूडी आसानी से मिल जाए। आसानी से मेरा मतलब ये है कि कितना प्री में आपको लीड लेके चलना है ताकि आपका जो मेंस में रिस्क कम हो जाए। ठीक है, मेंस में अगर एक क्वेश्चन भी गया ना तो 15-20 नंबर गए और सीधा सीपीडब्ल्यूडी से बीआरओ में आ जाओगे, हो सकता है बाहर भी हो जाओ। तो ये वाला जो रिस्क है ना इसको आप लोग कैसे कम कर सकते हैं वो सारी चीज़ डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों को समझ में आ गया कि वीडियो में अपन लोग जो है क्या चीज़ें देखने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते एक एक चीज़ को। देखो भाई,
अपने डिस्कशन का पहला पॉइंट है एसएससी जेईई 2022 का एग्जाम पैटर्न। ठीक है, यहाँ पे अपन लोग ये देखेंगे एसएससी जेईई का जो अभी नया एग्जाम पैटर्न है और जो पुराना एग्जाम पैटर्न था उसमें क्या चेंज हुआ है। ठीक है, और जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ा सा पता लग जाएगा कि किस तरीके से एसएससी जेईई का एग्जाम होता है। देखो एसएससी जेईई के एग्जाम में 3 स्टेज होते हैं टोटल। ठीक है, पहला जो स्टेज होता है उसमें ऑब्जेक्टिव पेपर होता है प्री के अंदर एक। ठीक है, और उसके अंदर 3 पार्ट होते हैं। पहला जो पार्ट होता है वो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का होता है, दूसरा होता है जनरल अवेयरनेस का और तीसरा होता है जनरल इंजीनियरिंग का। ठीक है, रीजनिंग के टोटल 50 क्वेश्चन आते हैं, 50 नंबर के होते हैं, और इसी तरीके से जीके के 50 क्वेश्चन आते हैं और वो भी 50 नंबर के होते हैं, और इसमें पूरा जीके आ जाता है इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स। ठीक है, और उसके बाद में जनरल इंजीनियरिंग, जैसे आपके सिविल इंजीनियरिंग है तो 100 क्वेश्चन सिविल के होंगे, नहीं तो इलेक्ट्रिकल के होंगे, इस तरीके से 100 नंबर के ये होते हैं। तो टोटल जो आपके 200 क्वेश्चन होते हैं प्री के अंदर। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है और 200 नंबर के होते हैं। ठीक है, और 2 घंटे का आपका पेपर होता है और 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है। ठीक है, तो ये सारा सिस्टम रहता है आपके प्री के अंदर। उसके बाद में होता है आपका जब प्री पास हो जाता है उसके बाद में मेंस का पेपर होता है, जिसके अंदर ओनली जनरल इंजीनियरिंग पूछी जाती है, कॉन्वेंशनल टाइप पेपर होता है। ठीक है, यहाँ पे भी थोड़ा सा चेंज हुआ है। क्या चेंज हुआ है, पहले जो मेंस का पेपर होता था ना उसके अंदर क्या होता था कि आपके पेपर आता था, एक कॉपी आती थी, आपको जो है कॉपी में आंसर करने होते थे। अभी ऐसा नहीं होता, अभी आपके पास में एक कॉपी आती है और उसी के अंदर क्वेश्चन लिखे होते हैं, उनके नीचे स्पेस होता है, उसमें आंसर करना होता है। ठीक है, तो इस तरीके से थोड़ा सा पिछले 2 साल में चेंज हुआ है। उससे पहले जो है पेपर का तरीका थोड़ा अलग होता था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि टोटल आपके 6 यूनिट आती है। ठीक है, 6 यूनिट आती है, 6 क्वेश्चन आते हैं और उनके अंदर 1 2 3 4 करके ऐसे पार्ट आते हैं। ठीक है, जैसे एक यूनिट में 4 क्वेश्चन हो गए। इन 6 यूनिट में से कोई सी आपको 5 चूज करनी होती है और हर यूनिट आपकी 60 नंबर की होती है। टोटल हो गए 300 नंबर। ठीक है, और ये पेपर होता है आपका 2 घंटे का। यहाँ पे गलत लिख दिया है, ठीक है, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेना। ये भी पेपर 2 ही घंटे का होता है, तो 2 घंटे के अंदर आपको 300 मार्क्स यहाँ पे मैक्सिमम मिल सकते हैं। और आपके प्री प्लस मेंस दोनों के मिला के हो गए 500 नंबर। ठीक है, इनसे बनती है आपकी डीवी की कट ऑफ। ठीक है, अब देखो ऐसा होता था पहले, अभी क्या चेंज हुआ है कि पहले क्या होता था डीवी के अंदर आपके 2 या 3 गुना स्टूडेंट्स को बुलाते थे, लेकिन एसएससी ने अभी रिसेंटली एक नोटिस निकाला और उन्होंने बोला कि हम लोग डीवी नहीं कराएंगे। ठीक है, डीवी कराएगा कंसर्न डिपार्टमेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले वो लोग क्या करते थे, डीवी में 2-3 गुना स्टूडेंट बुलाते, कुछ स्टूडेंट नहीं जाते, ठीक है, कुछ जाते, और उसके बाद में उनका फाइनल रिजल्ट निकलता, उसमें आपके डिपार्टमेंट अलॉट करके देते। अब भी वो क्या करेंगे, अभी वो 2-3 गुना का रिजल्ट नहीं निकालेंगे, सीधे ही डिपार्टमेंट अलॉट करके आपको डिपार्टमेंट को हैंड ओवर कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद में वो डिपार्टमेंट ही आपका डीवी कराएगा। जैसे मान लो आपको सीपीडब्ल्यूडी मिला तो आपका डायरेक्ट सीपीडब्ल्यूडी डीवी कराएगा। इसमें 5 से 6 महीने बच जाएंगे। ठीक है, आपको पता है एसएससी जेईई की प्रोसेस कितनी स्लो होती है, तो ये यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हुआ। अब इसमें नुकसान क्या हुआ, सपोज करो कि आपका नाम आया, आपको बीआरओ मिला, आप लोग बीआरओ में जाना ही नहीं चाहते, तो इस केस में पहले क्या होता था, नीचे वाले स्टूडेंट का नंबर आ जाता था जब वो डीवी कराने नहीं जाता तो। ठीक है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब सीट खाली रह जाएगी। मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि ये 1.5 गुना की लिस्ट तो निकालेंगे नहीं। अगर 1.5 गुना की लिस्ट निकालेंगे तो फिर इनका सिस्टम नहीं बैठेगा, किसको सीपीडब्ल्यूडी देंगे, किसको एमईएस देंगे, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे थोड़ी सी चेंज हो गई। तो उससे आप लोगों को नुकसान हुआ है ये कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट डीवी कराने नहीं जाएंगे, उनकी सीट खाली रह जाएगी, और फ़ायदा हुआ ये कि 5 से 6 महीने प्रोसेस थोड़ी जल्दी हो जाएगी। ठीक है, तो ये एक चेंज हुआ 2022 के अंदर जो पहले नहीं था, तो ये आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है, कि डीवी और मेडिकल की थोड़ी प्रोसेस चेंज हो गई है। मेडिकल की तो वही प्रोसेस है, कुछ डिपार्टमेंट अपना मेडिकल खुद करवाते हैं, जैसे बीआरओ हो गया, एमईएस वगैरह हो गया, और जैसे सीपीडब्ल्यूडी है वो मेडिकल आपका आपके नियरेस्ट जो भी हॉस्पिटल होता है सरकारी उससे करवा के मंगा लेता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होगी किस तरीके का यहाँ पे पैटर्न है और उसमें क्या बदलाव हुआ है। अब देखो दूसरे पॉइंट पे आ जाते हैं, एसएससी जेईई का जो प्रीवियस ईयर्स में हिस्ट्री कैसी रही है। ठीक है, हिस्ट्री से क्या मतलब है कि इसके एग्जाम पैटर्न में कई बार बदलाव हुए। ठीक है, और जब जब बदलाव हुए तब तो कट ऑफ में बहुत बड़ा वेरिएशन आया है। तो वो क्या क्या बदलाव हुए उनका आप लोगों को किस तरीके से ध्यान रखना, वहाँ से आप लोग जो अपनी चीज़ें किस तरीके से सॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, वो सारी चीज़ें देखते हैं। देखो एसएससी जेईई की हिस्ट्री स्टार्ट होती है भाई 2004 में। ठीक है, 2004 से लेके 2009, ठीक है, 2009 इंक्लूडिंग है। ये जो था इसके अंदर जो एग्जाम पैटर्न था उसमें क्या होता था, प्री होता था, मेंस होता था और इंटरव्यू होता था। ठीक है, 100 नंबर का यहाँ पे इंटरव्यू भी था। इसके अंदर क्या होता था, प्री के अंदर 50 क्वेश्चन ओनली जीके के आते थे, मतलब रीजनिंग नहीं आती थी, और 75 क्वेश्चन आपके जो है टेक्निकल सब्जेक्ट से आते थे। तो ऐसा कुछ सिस्टम था। ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ, दूसरा चेंज हुआ आपके 2010 के अंदर। ठीक है, 2010 से लेकर 14 के अंदर सेम ही पैटर्न फॉलो किया जा रहा था। उसमें क्या हुआ कि आपका जो करंट प्री का पैटर्न है वो था। ठीक है, 50 जीके, 50 रीजनिंग और 100 टेक्निकल। ठीक है, और उसके
उसके बाद मेंस होता था और 100 नंबर का इंटरव्यू होता था, ठीक है। उसके बाद में 2015 में क्या किया कि आपको पता है 2014 में मोदी गवर्नमेंट आई और उसके बाद में उन्होंने बोला कि क्लास 1 के अंदर ही जो इंटरव्यू होंगे, क्लास बी और सी में जिस भी एग्जाम में इंटरव्यू होते हैं उनको हटा दो, ठीक है। तो एसएससी जेईई भी लपेटे में आ गया और इन लोगों ने क्या किया, यहाँ पे इंटरव्यू हटा दिया, ठीक है। ये पैटर्न 2015 में रहा। उसके बाद में देखो 2016 में क्या हुआ कि पेपर ऑनलाइन हो गए। ये जो है ना, ये वाले ये सारे ऑफलाइन पेपर थे। उसके बाद में 2016 में पेपर ऑनलाइन हुए और पेपर लेना स्टार्ट किया टीसीएस ने, ठीक है। टाटा ने जो है पेपर लेना स्टार्ट किया और यहाँ पे पूरी गणित ही चेंज हो गई। यहाँ पे कट ऑफ जंप करी तगड़े वाली 2016 के अंदर। उसके बाद में कट ऑफ एकदम 100 से ऊपर ही रही भाई, ठीक है। तो टीसीएस ने पेपर ऑनलाइन कराना स्टार्ट कर दिया, क्वेश्चंस का लेवल चेंज हो गया, सारी चीज़ें वेटेज वगैरह सारी चीज़ें चेंज हो गई, ठीक है। तो ये मैं डिस्कशन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये जो 3 है ना 2015 से पहले के पेपर, इनको आप लगाओ चाहे नहीं लगाओ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 2016 के बाद के जो पेपर है ना वो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से लगाने हैं, ठीक है। ये जो 2015 से पहले के पेपर है ना, इनको लगा के आप जज नहीं कर सकते कि कौन सी ऑब्जेक्टिव बुक आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। ये जज करना है तो आप 2016 से स्टार्ट करो, ठीक है, ताकि आपके माइंड में बिल्कुल सेट हो जाए कि आजकल ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसीलिए मैंने ये हिस्ट्री डिस्कस करी है। अगर मैं आपको सीधा बोल देता ना कि 2016 से क्वेश्चन लगाओ और उसके बाद जज करो कि कौन सी बुक आपके लिए परफेक्ट है, तो आप लोग बात मानते ही नहीं। आप लोग बोलते हैं सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते हैं, ठीक है। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ, लेकिन मैं कह रहा हूँ पहले 2016 से स्टार्ट करो ताकि आपका माइंड बिल्कुल सेट हो जाए कि आपके क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। नहीं तो क्या होगा कि आप 2004 से लेकर 15 के लगाओगे ना, तब आपका माइंड सेट हो जाएगा कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 16, 17, 18 तक जाते जाते तो आपको पता ही नहीं रहा कि क्वेश्चन पुराने वाले और नए वाले में कितना डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग यहाँ पे थोड़ी स्मार्ट टेक्निक लगाना, भेड़ चाल में आप लोगों को नहीं चलना है। 2016 से क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट करना आपको, जब से टीसीएस ने पेपर लेना स्टार्ट किया, ठीक है। उसके बाद देखो 2019 के अंदर जो मैंने अभी बताया कि मेंस का जो एग्जाम पैटर्न चेंज हो गया, ठीक है। आपकी कॉपी के अंदर ही क्वेश्चन लिखे हुए आते हैं और वो एक अच्छी चीज़ है, ठीक है। क्योंकि पहले क्या होता था कि आप लोगों को समझ में नहीं आता, कोई यूनिट में 3 क्वेश्चन आ रहे, कोई में 4 आ रहे, कोई में पूरे के पूरे आ रहे हैं, तो आप लोगों को समझ में नहीं आता कि यार कौन सी यूनिट अटेम्प्ट करें। और सपोज करो किसी यूनिट में 4 क्वेश्चन आ रहे हैं और वहाँ पे ऐसे लिखा रहता था कि चारों के चारों क्वेश्चन है ना आपको एक ही साथ अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। कोई गलती हो गई फिर आप लपेटे में आ गए, आपका टाइम वेस्ट हो गया। तो अभी ऐसा नहीं है, क्वेश्चन के नीचे आपको सफिशिएंट स्पेस मिलता है, आप वहाँ पे करो। अगर नहीं आ रहा तो छोड़ दो, आगे वाले में चल जाओ, तो आपकी पूरी यूनिट खराब नहीं होती। तो ये 2019 में ना अच्छा कर दिया इन लोगों ने। फिर 2022 में एक चेंज हुआ, वो डीवी को लेकर हुआ है, जो मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। तो दूसरे पॉइंट में इतना ही समझ में आया कि पहले आपको 2016 से स्टार्ट करने हैं क्वेश्चन, 2016 से लेकर 2020 तक लगा लेना है और उसके बाद में ऑब्जेक्टिव की बुक सेलेक्ट करना है और उसके बाद में 2015 से लेके और 2004 तक के क्वेश्चन लगाने हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गई ना, किस तरीके से आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को टारगेट करना है। ओके उसके बाद देखो तीसरा पॉइंट क्या है, इसके अंदर अपन लोग थोड़ा सा वैकेंसी को देखेंगे कि सिविल की जो वैकेंसी ना, ये स्पेसिफिक मैंने सिविल की लिखी है भाई, ध्यान रखना। ये टोटल वैकेंसीज नहीं है, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इसमें इंक्लूड नहीं है। सिविल की वैकेंसी में किस तरीके से चेंज आया, देखो ये जो मैंने बोला कि 2016 में जो थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ था, टीसीएस ने पेपर लेना स्टार्ट कर दिया था। उसके बाद देखो, उसके बाद में 2017 के अंदर एक भाई बहुत बड़ा चेंज आया था। यहाँ पे 256 ही वैकेंसी आई थी और इसके अंदर CPWD वगैरह MES वगैरह सब में थोड़ी थोड़ी पोस्ट थी, ठीक है। और उसके बाद में देखो ये वाला ग्राफ यहाँ से देखो, पिछले 3 साल में देखो कितनी वैकेंसी कम हो गई। पहले आई 1500, फिर आई 1000, फिर 500, हर साल 500 कम हो रही है। ये 2020 तक हुई, 2021 में तो आई नहीं। आप लोगों को पता है 2021 में तो वैकेंसी नहीं आई, अब 2022 के अंदर आएगी। तो ये ग्राफ है ना 0 को टच कर गया, अब पता नहीं कितनी आएगी, ठीक है। तो ये मेन चीज़ है। तो मेरे हिसाब से देखो 2022 में कितनी वैकेंसी आएगी, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप लोगों के दिमाग में चल रहा है। तो उसको यहाँ पे थोड़ा सा सोल्व करने की कोशिश करते हैं इस ग्राफ से। देखो एक बात समझो आप लोग, 2020 और 21 में क्या चल रहा था भाई, कोविड चल रहा था, ठीक है। अब देखो इस बीच क्या हुआ कि 2018, ठीक है, इस वाले जो बैच की ज्वाइनिंग नहीं हुई थी। 2018 की CPWD की ज्वाइनिंग कब हुई, आपके जनवरी फरवरी के अंदर, ठीक है। और MES और BRO की थोड़ी सी पहले हो गई थी। तो एक तो 2018 के बैच की ज्वाइनिंग हुई है अभी, एक 2019 की अभी होने वाली है और एक 2020 की होगी। तो इन 3 ये जो 3 बैच है ना, इनमें जितनी भी सीटें खाली रही ना, उनकी वैकेंसी भी आई नहीं है। पहली बात तो ये, ठीक है। तो 2018 में जो बच्चे ज्वाइन नहीं किए या फिर छोड़ दिए या फिर 19 में ज्वाइन नहीं करेंगे, 20 में ज्वाइन नहीं करेंगे BRO वगैरह में, वो सारी वैकेंसी आएगी 2022 में। अब आप लोग बोलोगे सर 5 दिन बाद में तो नोटिफिकेशन आने वाला है और ये लोग तो ज्वाइन ही नहीं करे, तो कहाँ से वैकेंसी आई। देखो SSC की जो वैकेंसी का जो डिसीजन होता है ना, कितनी आई कितनी नहीं आई, वो होता है आपका जब प्री का रिजल्ट आता तब,
ठीक है। तो उसमें भी टाइम है, इस बीच इन तीनों बैच की ज्वाइनिंग हो चुकी होगी और जितनी सीटें खाली है वो इसमें ऐड होके आएगी। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ 2021 के अंदर जो वैकेंसी आने वाली थी, ठीक है, रिटायरमेंट वगैरह जो होते हैं वो भी नहीं आई। तो कुल मिला के मैं इतना तो आपको श्योर कर सकता हूँ कि 1000 से ऊपर वैकेंसी तो पक्का है, ठीक है, इससे ज़्यादा ही होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि देखो यहाँ पे बीआरओ में बहुत सारी वैकेंसी 2020 के अंदर है, 2018 में भी 700-800 पोस्ट थी। बीआरओ में 50% लोग या तो ज्वाइन नहीं करते या फिर मेडिकल में फेल हो जाते या छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है। तो आप एक बात तो आराम से ये देख सकते हो कि 2022 में आपके पास में जो अपॉर्चुनिटी है ना वो बढ़िया वाली है, ठीक है। 1000 पोस्ट आ जाती है तो ठीक ठाक है और इससे ऊपर ही आने के चांसेस है, ठीक है। अब कुछ लोग बोलेंगे 2022, तो देखो इतनी डिटेल में आंकड़े तो मेरे पास है नहीं, मैं एक एनालिसिस आप लोगों के सामने रख दिया और उसका लॉजिक भी बता दिया कितनी पोस्ट आ सकती है, ठीक है। तो आप ये समझ जाओ कि आपको 2022 में ठीक ठाक तैयारी करनी चाहिए, आराम से CPWD आप लोगों को मिल सकता है, ठीक है। तो एक तो बात ये होगी कि किस तरीके से इन लोगों का वैकेंसी का सिस्टम है। उसके बाद देखो थोड़ा सा यहाँ पे बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को लेके। देखो धीरे धीरे गवर्नमेंट जॉब की तरफ किस तरीके से क्रेज़ कम हो रहा है वो यहाँ पे ग्राफ में आप लोगों को पता लगेगा, ठीक है। वो बहुत सारे लोगों की ये थ्योरी है कि सर जैसे जैसे स्टूडेंट बढ़ते हैं ना वैसे वैसे कट ऑफ बढ़ती है। क्या बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है अभी पता चल जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये थ्योरी आप लोगों की गलत है और मैं गलत साबित कर दूंगा अभी। देखो ये है भाई ग्राफ, 2012 से मैंने स्टार्ट किया, 1 लाख से स्टूडेंट स्टार्ट हुई है, टोटल स्टूडेंट अकेले सिविल का नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि अलग अलग सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल के डेटा अवेलेबल नहीं है, मैं टोटल की बात कर रहा हूँ। अब आप लोगों को पता है सिविल के बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रिकल के बढ़ेंगे, उसी तरीके से ही। तो देखो 1 लाख, फिर 1,65,000, फिर 2,65,000, फिर 3, फिर 3.5 के आसपास, फिर 5.5, फिर देखो यहाँ पे ये पीक है, ठीक है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्टूडेंट थे, उसके बाद ग्राफ वापस नीचे आ गया, ठीक है। तो आप लोग ये देख रहे हो ये 1 साल में कितना चेंज आ गया, यहाँ पे थी 8 लाख और यहाँ पे आ गई 6 लाख, 2 लाख स्टूडेंट सीधे सीधे कम हो गए, ठीक है। तो अभी आप ये समझो कि मैक्सिमम जो है ना स्टूडेंट कितने आ सकते हैं, 8, मेरे को लगता नहीं कि इससे ज़्यादा आएंगे, ठीक है। 6 में 2 और जोड़ दो, अगर ये ग्राफ वापस ऊपर भी जाता हो सकता है नीचे भी आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं है कि सीधे 10-12 लाख हो जाएंगे, ठीक है। तो एक चीज़ तो ये हो गई कि ये वाली जो कट ऑफ है ना पिछले 3, इन्हीं के अंदर आप लोग अगर ये थ्योरी अप्लाई करते हो कि स्टूडेंट के हिसाब से कट ऑफ बढ़ती है, तो ये 3 कट ऑफ देख लो, आप लोगों को थोड़ा थोड़ा समझ में आ जाएगा कि अगर पेपर का लेवल वैसा ही रहा तो और सीट भी उसी के मुकाबले रही 1000 के आसपास, तो आराम से कट ऑफ इन 3 के आसपास रह सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ तो ये समझ में आई कि धीरे धीरे कॉम्पिटिशन जो है वो स्टूडेंट्स में तो कम हो रहा है। ये बात अलग है कि पढ़ने वाले सारे स्टूडेंट हर बार एग्जाम देते हैं, वो बात अलग है, लेकिन टोटल स्टूडेंट तो कम हो रहे हैं, ये एक यहाँ पे एक चीज़ क्लियर होती है, ठीक है। अब देखो अब बात करते हैं भाई कट ऑफ को, ये बहुत बड़ी टेबल है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन बड़े ध्यान से तसल्ली से देखोगे ना तो बहुत सारी चीज़ें यहीं से क्लियर होगी, ठीक है। कट ऑफ से बहुत सारी चीज़ें समझ में आने लगती है और मैं एक एक चीज़ समझाने की कोशिश करता हूँ, आप लोग कैच करना भाई। देखो मैंने कट ऑफ स्टार्ट करी है 2016 से 2020, इससे पहले कट ऑफ नहीं ली और उसके पीछे रीज़न सीधा सीधा है TCS, ठीक है। ऑनलाइन जब से एग्जाम हुआ तब से कट ऑफ जंप कर दी और जो जंप करी है उसी का एनालिसिस अपन लोग करेंगे, बिना फालतू का एनालिसिस डेटा को अपन लेंदी नहीं करेंगे, ठीक है। देखो 2016 के अंदर आपकी 918 पोस्ट थी, फिर 2017 में आई 256 पोस्ट। तो पहली थ्योरी आपकी क्या कहती है कि जैसे ही पोस्ट कम होती है कट ऑफ बढ़ जाती है, ठीक है। और वही आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। 100 से 117 हो गई, ठीक है। यहाँ पे देखो 92 से 110 हो गई और इसी तरीके से सब में कट ऑफ बढ़ी, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ रहा है कि कट ऑफ जो बढ़ रही है उसका रीज़न, ठीक है। अब देखो ये थ्योरी जो है किस तरीके से गलत प्रूव हो जाएगी आप लोगों के सामने। 2018 में देखो 256 से 1506 पोस्ट हो गई सिविल की, ठीक है। एक बहुत बड़ा चेंज आया ना, लेकिन कट ऑफ भी देखो बढ़ी है, कम नहीं हुई। तो ये बात तो दिमाग से निकाल दो कि सीटों में बहुत बड़ा चेंज होने से कट ऑफ में चेंज होता है, ऐसा नहीं है। आप लोग आगे के डेटा भी देखोगे ना तब भी आप लोगों को ये चीज़ समझ में आएगी कि जो कट ऑफ जो रहती है ना उस पर 2 ही फैक्टर डिपेंडेंट होते हैं। पहला होता है पेपर का लेवल, दूसरा होता है तैयारी करने के लिए कितना टाइम मिला, ठीक है। टाइम का जो ये फैक्टर मैंने इंक्लूड किया ना उसका भी मैं प्रूफ आप लोगों को आगे दे दूंगा। 2020 वाली जो कट ऑफ आई उसके अंदर मेंस की जो कट ऑफ आई ना उसमें बहुत बड़ा चेंज आया, ठीक है। तो आप लोग ये बिल्कुल दिमाग में सेट कर लो कि जो आपकी कट ऑफ जो आएगी ना वो नंबर ऑफ स्टूडेंट पे डिपेंड नहीं करेगी, चाहे सीट चाहे 250 होए चाहे 1000 होए, ठीक है। बहुत बड़ा चेंज नहीं आने वाला है, ठीक है। चेंज आएगा तो सिर्फ पेपर के लेवल से आएगा। तो 2018 में आप लोग देख रहे हो 256 से 1506 हुई, तो कट ऑफ तो कम होनी चाहिए लेकिन कट ऑफ तो बढ़ रही है, ठीक है। तो ये बात हो गई। उसके बाद देखो 1506 से 1008 पोस्ट कम हुई, लेकिन कट ऑफ तो फिर कम हो गई, जबकि कट ऑफ तो बढ़नी चाहिए, ठीक है। तो आपकी जो थ्योरी है ना वो तो यहाँ पे फेल हो जा रही है और सीधा सीधा ये निकल के आ रहा है कि पेपर का लेवल कैसा रहा और तैयारी करने को कितना टाइम मिला।
ठीक है, तो ये बात हो गई। तो मेरे हिसाब से अगर आप पूरा एनालिसिस करते हो, ठीक है, तो मैं कट ऑफ लगभग बता देता हूँ कि अगर आप 130 पार कर जाते हो जनरल में, आपको कोई नहीं रोक सकता, चाहे कितना इजी पेपर हो चाहे कितना टफ पेपर हो। ठीक है, ये बिल्कुल क्लियर है। आप लोग 130 से ऊपर का टारगेट लेके चलो, उसके बाद में आपको कोई ना कोई डिपार्टमेंट मिल जाएगा। कोई ना कोई इसलिए ऐड कर दिया क्योंकि अभी एक और चीज़ प्रूव करने वाला हूँ कि देखो, अगर आप 130 लाते हो तो CPWD के लिए आपको कितने मार्क्स चाहिए, और वो मार्क्स लाना थोड़ा सा इम्पॉसिबल जैसा है, क्योंकि 240 230 के आसपास मेंस में आंकड़ा आएगा, और वो लाना इतना आसान नहीं है। इसलिए आपको 130 को कभी टारगेट नहीं करना, आपको कम से कम 140 नंबर टारगेट करने, तब जाके आप कह सकते हो कि अगर मेरा जो मेंस के अंदर है थोड़ा बहुत अगर एक आध क्वेश्चन गलत हो गया तब भी मेरे को CPWD मिल जाएगा, क्योंकि गलत होने के चांसेस पूरे पूरे बनते हैं। एक एग्जांपल मैं आप लोगों को देता हूँ। एक क्वेश्चन आया था जिसके अंदर पूछा था SSD, ठीक है, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, और उसके अंदर जो TR की वैल्यू है ना, वो स्टूडेंट ने गलत रख दी। ठीक है, 2.5 की जगह 2 रख दी, और 15 नंबर का क्वेश्चन था, उसको मिला 0। ठीक है, 0, और उसको CPWD आराम से मिल सकता था, वो सीधा BRO में आ गया। देखो, छोटी सी, बहुत छोटी सी मिस्टेक हुई कि उसने TR 2.5 की जगह 2 रख दिया और CPWD से BRO में आ गया। क्यों? क्योंकि वो प्री में जस्ट पास हुआ था। तो इस तरीके की सिली मिस्टेक किसी से भी हो सकती है, कितना इंटेलिजेंट आदमी होए। इसलिए मैं बोलता हूँ 130 तो एक सेफ स्कोर है कि आप प्री निकाल पाओगे। ठीक है, कितना इजी पेपर आ जाए, कितना टफ कंपटीशन हो, कितनी कम सीटें हुए, लेकिन अगर आप 140 टारगेट करते हो तो इस तरीके की एक आधी गलती अगर पेपर में हो जाती है ना मैथ्स में, तो वो एक्सेप्टेबल है, फिर भी CPWD मिलेगा। ठीक है, तो आप 140 से ऊपर का ही स्कोर टारगेट करना, क्योंकि सीटें कम ज़्यादा कितनी होए ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, पेपर के लेवल से ही कट ऑफ डिसाइड होगी। ये मैंने प्रूव कर दिया। ठीक है, तो आपके दिमाग में ये चीज़ चल रही है कि सर कितनी वैकेंसी आएगी, वो चीज़ का कोई मतलब नहीं है, उस क्वेश्चन का कोई औचित्य यहाँ पे नहीं बन रहा। सीट कितनी भी आए, कट ऑफ आप लोगों को पता है 130 के आसपास रहनी ही रहनी है। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गई आप लोगों को। अब मत पूछना कितनी सीट आ सकती है। उसके बाद देखो, थोड़ा सा और देखते हैं। देखो, आपके 2016 में जो है ना, ये जो कट ऑफ मैंने अंडरलाइन करी ना, जो यहाँ पे बोल्ड लेटर्स में लिखी है, ये है आपकी फाइनल सिलेक्शन वाली कट ऑफ, जो सबसे नीचे स्टूडेंट रहा था जनरल का, चाहे वो BRO में रहा हो या फिर उससे नीचे भी, जैसे फरक्का विराज वगैरह कोई डिपार्टमेंट हो उसमें रहा हो। ठीक है, इससे नीचे कोई स्टूडेंट सेलेक्ट नहीं हुआ। ठीक है, अब ये 2.5 गुना 3 गुना ही कट ऑफ नहीं है, फाइनल कट ऑफ की बात कर रहा हूँ। ठीक है, 2.5 3 गुना की तो बात करने की कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि इस बार तो ऐसा होने वाला ही नहीं है। ठीक है, फाइनल कट ऑफ ही आने वाली है, तो ये बात आप लोग ध्यान रखना। तो यहाँ पे देखो, पहले कितना सा वेरिएशन था, अगर आप प्री में 16 लाए तो आपको मेंस में 138 नंबर ही चाहिए। अब ये बात चेंज हो गई, अगर आप प्री में जब जस्ट कट ऑफ पास करोगे ना, तो मेंस में आपको यहाँ पे 238 चाहिए। फिर ऐसी सिचुएशन आने लग गई है, तो आपको प्री में लीड करना ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो 2016 की कट ऑफ तो बहुत ही कम थी, इसको डिस्कस मत करो। 2017 में सीनियर बिल्कुल अलग हो चुका था। ठीक है, कट ऑफ में भी जंप आया। यहाँ पे मेंस की कट ऑफ देखो कितनी बढ़ गई, प्री की कट ऑफ भी रेस्पेक्टिवली बढ़ी थी। ठीक है, और उसी हिसाब से फिर कट ऑफ बढ़ती चली गई। सीटें बढ़ो कम हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन कॉम्पिटिशन इतना टफ है, कट ऑफ तो बढ़ेगी। ठीक है, तो देखो 2018 फिर 19, फिर देखो 19 के अंदर मैंने रेड कलर में जो डेटा लिखे ना, वो है CPWD के। ठीक है, 19 और 20 में लिखे, इससे पहले नहीं लिखे, क्योंकि इतने डेटा की जरूरी नहीं है। थोड़ा सा मैं यहाँ पे एक चीज़ जो आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और वो यहाँ से समझ में आ जाएगी। देखो क्या चीज़ है, मान लो आपने प्री पास किया जस्ट 123.5 के ऊपर। ठीक है, जस्ट पास किया, उसके बाद में आपको मेंस के लिए BRO लेने के लिए कितने नंबर चाहिए, 319 में से ये माइनस कर लो। ठीक है, और अगर आपका सपना CPWD है तो आप देख लो, लगभग 240 नंबर आपको मेंस में चाहिए। ठीक है, और 240 का स्कोर करना इतना आसान नहीं है। यही चीज़ मैं समझा रहा हूँ कि अगर आपने प्री में लीड नहीं किया ना, तो ये स्कोर आप ला नहीं पाओगे, और फिर श्योर हो जाएगा कि आपको BRO या MES में से कोई एक मिलेगा। ठीक है, MES भी बड़ा मुश्किल है, BRO में जाओगे। तो यहाँ पे मान लो 123 लाते और फिर 240 लाते, तब जाके CPWD मिलता, जो हो नहीं पाता। इसलिए आप लीड करके चलना 20 नंबर कम से कम, तब जाके CPWD मिलेगा। ये चीज़ मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और यही सारी बाकी कैटेगरी में। ठीक है, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना अगर किसी को कट ऑफ का और एनालिसिस करना हो तो। उसके बाद देखो 2020 में देखो 541 पोस्ट सिविल की थी, और यहाँ पे CPWD की देखो, ये रेड वाली मैंने OBC में नहीं लिखी, क्योंकि OBC की सीट नहीं थी। ठीक है, अब आप बोलोगे सर ऐसा भी हो सकता है क्या, फिर तो क्या पता SC ST या फिर किसी और की सीट नहीं आई इस बार। बिल्कुल हो सकता है। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, 2015 का एक किस्सा सुनाता हूँ आप लोगों को। 2015 में क्या हुआ, पहले तो आया रिजल्ट, उसमें 3 गुना कैंडिडेट को पास किया, और उसके अंदर OBC की एक भी सीट नहीं थी CPWD की। ठीक है, और उसके बाद देखो क्या होता है, रिजल्ट आ गया, DV हो गया। जब फाइनल डिपार्टमेंट अलॉट करने की बात आई ना, तब 280 सीटें अकेले OBC की ऐड कर दी।
ठीक है। पहले लगभग 40-50 के आसपास CPWD की सीटें थी टोटल मिला के, और उसके बाद में चेंज हुआ और 280 ऐड कर दी। तो जब सीटें पहले एक बार बहुत ज़्यादा ऐड हो चुकी ना, उसी का रिजल्ट है कि वो ओबीसी की सीटें कम आ रही हैं। और अभी जाके क्या हुआ यहाँ पे, इसलिए नहीं आई सीट क्योंकि देखो 2018 का बेच था, उसने ज्वाइन नहीं किया, 2019 का बेच ज्वाइन नहीं किया, इससे पहले इनका रिजल्ट आ गया। ठीक है, तो किसी ने सीट छोड़ी या नहीं छोड़ी, वो वाली सीटें यहाँ पे ऐड नहीं हुई, इसलिए ओबीसी की सीटें यहाँ पे नहीं आई। ठीक है, तो ये बात पक्की है, इस बार ओबीसी की तो आएगी। ठीक है, CPWD की आएगी क्योंकि देखो 2018 का बैच, फिर 19 का, और फिर 20 का, और फिर 21 में तो सीट आई नहीं, तो पिछले 4 साल की सीटें ना जो बाकी पड़ी है। ठीक है, तो ओबीसी वालों को CPWD आराम से मिल सकता है अगर थोड़ी मेहनत करे तो ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखना, क्योंकि ये वेरिएशन आता है। 2015 में भी आया था, फिर 2020 में आप लोगों के सामने डेटा आप लोगों को दिख रहे हैं, तो ऑब्वियसली 2021 में ठीक ठाक सीटें यहाँ पे आएगी। ठीक है, तो पहली बात तो ये हो गई कि आपको प्री में 140 से नीचे टारगेट नहीं करना जनरल वालों को, नहीं तो CPWD का सपना आपका अधूरा रह सकता है। ठीक है, अब देखो भाई, तो टारगेट स्कोर की यहाँ पे बात होगी कि अगर आपको CPWD चाहिए, ठीक है, CPWD चाहिए, तो जनरल जो कैंडिडेट है वो 140 का मिनिमम टारगेट लेके चलो। आप बोलोगे सीटें कम ज़्यादा, उसका मैंने आपको बता ही दिया, उससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला। दूसरा है, अगर आप ओबीसी की बात करते हो तो ओबीसी की और जनरल में विशेष फ़र्क रहता नहीं है। ठीक है, तो आप भी लगभग 140 का ही टारगेट करके चलो। ठीक है, उसके बाद में EWS में थोड़ा सा फ़र्क है, लेकिन अब नहीं आएगा क्योंकि आजकल सब लोगों के पास में EWS है, तो वो ±5 कर लो। ठीक है, 135 आप ले सकते हो, और SC ST तो लगभग सेम ही रहते हैं। ठीक है, SC ST वाले 130 के आसपास टारगेट करके चलो। ठीक है, तो ये 5-7 नंबर का डिफरेंस थोड़ा बहुत रहता है, वो आप कम नीचे कम ज़्यादा कर सकते हो। ठीक है, अब देखो बात करते हैं बुक्स। ठीक है, मार्केट में तो यार बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है। बुक्स का मैं एक अलग से पूरा एनालिसिस करूंगा, TCS के क्वेश्चंस को उठा के और बुक के जो क्वेश्चंस को आपस में कंपेयर करके दिखाऊंगा कि देखो इन क्वेश्चन से कितना लेना देना इन बुक का है। ठीक है, तो वो तो अपना एक डिटेल में एनालिसिस होएगा, उसके लिए 2-3 दिन और लगेंगे अभी। लेकिन अभी के लिए अगर बात करें कि यार कौन कौन सी बुक जो है ठीक ठाक है, तो देखो पहली बात तो ये है कि जब से TCS ने पेपर लेना स्टार्ट किया ना, तब से सिविल इंजीनियरिंग के जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना, उनमें चेंजेस हुआ है। चेंज क्या हुआ है कि पहले तो 1 लाइनर क्वेश्चन आते थे, ठीक है, छोटे छोटे न्यूमेरिकल। आजकल ES पैटर्न पे क्वेश्चन आने लगे। 20% क्वेश्चन तो आप लोगों को 1, 2, 3 वाले मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन पूछा और पूछेगा इससे रिलेटेड 1 सही है, 2 सही है, 3 सही है, फिर सारे सही है। एक तो ये वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आने लगे। दूसरा जो है लेंथी क्वेश्चन। ठीक है, लेंथी क्वेश्चन ज़्यादा आने लगे क्योंकि 4-5 क्वेश्चन ऐसे आएंगे बीच बीच में जो फंसाने वाले होंगे, वहाँ पे आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो उन क्वेश्चंस का कोई लेना देना नहीं है, एक तो नहीं है। ठीक है, उन क्वेश्चन को देख के आप कोई भी बुक सेलेक्ट नहीं कर सकते। दूसरी बात क्या है, इन क्वेश्चन का विशेष ध्यान रखना क्योंकि ये 20% आ रहे हैं। ठीक है, तीसरी बात क्या है, यहाँ पे वेटेज में बहुत बड़ा चेंज हुआ है। ठीक है, वो आगे डिस्कस करेंगे अपन डिटेल में। तो यहाँ पे सीधा सीधा मैं एक शॉर्ट एंड स्वीट में अभी के लिए तो इतना बता दूं कि आप जो गुप्ता एंड गुप्ता लगाते हो ना, वो SSC से रिलेवेंट बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि उसमें स्टार्टिंग के क्वेश्चन तो होते हैं 1 लाइनर, उसके बाद में ES गेट और सिविल सर्विसेज के क्वेश्चन है। तो सिविल सर्विसेज, ES और गेट के अगर वो क्वेश्चन पूछेंगे ना, तो इतने पुराने पूछने के बजाय नए क्वेश्चन पूछेंगे, क्योंकि TCS कॉपी पेस्ट करने वाला काम बंद कर दिया आजकल। ठीक है, आप लोग देख रहे हो पेपर का लेवल धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो गुप्ता एंड गुप्ता को अभी के लिए एक बार आप लोग स्किप कर सकते हो। अभी के लिए आप लोग क्या करो, 2016 से लेकर 2020 के SSC के क्वेश्चन आना, उनको कम से कम 2 बार प्रैक्टिस करो। ठीक है, और उसके बाद में अगर आप लोगों को टाइम मिले तो कम से कम 4 साल के ना ESE के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। ठीक है, ES में आप थोड़े बहुत छोड़ सकते हो, असर्शन रीजन वाले, बाकी न्यूमेरिकल वगैरह वो सारी चीज़ें प्रैक्टिस करनी है ताकि आप लोगों के कॉन्सेप्ट बिल्ट होए। ठीक है, कॉन्सेप्ट जब बिल्ट होएंगे ना, जब भी ये 1, 2, 3 वाले क्वेश्चन होंगे, चाहे क्वेश्चन रिपीट होए चाहे नया क्वेश्चन बने, वो कॉन्सेप्ट पे पूरा डिपेंड करेगा। ठीक है, तो आप लोगों को इतना काम पहले कर लेना है और उसके बाद में टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करनी है, और उसके बाद में जो है 2015 से लेके और 2004 वाले जो क्वेश्चन है SSC के वो उठाओ। कभी कभार क्या होता है ना, सीधे यहीं से जो है 40 से 50% पेपर जो है ना आ जाता उठ के, तो वो चीज़ अगर हो जाए तो आप लोगों के साथ में धोखा नहीं हुई। तो आप लोगों को सीधा क्या करना, 2016 से 20 के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, SSC के मिनिमम 2 बार, उसके बाद ES के कम से कम 4 से 5 साल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, और उसके बाद टेस्ट सीरीज पे जाओ सीधा, और फिर स्कोर चेक करो कि आपकी कितनी कमियाँ हैं, कितना स्कोर बैठ रहा है। ठीक है, अगर आपका 70+ स्कोर बैठ रहा ना, तो कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, इन्हीं को रिपीट करते रहो। ठीक है, अब बात करते हैं सर टेस्ट सीरीज। ये नाम बोल दिया, लेकिन ये तो बहुत बड़ा बवाल है। सब ने टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रखी है। देखो सब ने टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रखी है, लेकिन मेरे को सबसे सही चीज़ क्या लगता है, आप टेस्ट बुक ले लो। ठीक है, टेस्ट बुक का जो आता है ना पास, वो ले लो, उसमें टेस्टों की कमी नहीं है। उसमें क्या है कि एक तो SSC के पेपर जो है ना, पुराने पेपर है, वो टेस्ट की फॉर्म में दिए हुए हैं। ठीक है, तो वहाँ पे आप लोग जो है 2015 से लेकर 2004 वाले में जाओगे ना, तो वहाँ पे बुक लगाने की ज़रूरत नहीं है, सीधा वो टेस्ट दो।
तो आपसे आपका टाइम मैनेजमेंट भी वहाँ पे मैनेज हो जाएगा और क्वेश्चन भी लग जाएंगे। दूसरी चीज़ क्या है, सस्ती है, क्वालिटी भी लोग ठीक ठाक मेंटेन करते हैं। बाकी जो टेस्ट सीरीज़ है ना वो कोई मतलब नहीं है, वो कॉपी पेस्ट ही कर रहे हैं, सही बात बताऊँ तो आप लोग ये ले लो, अभी 3 महीने का टाइम है, इसमें एक टेस्ट सीरीज तो ये लगा लो और एक आपकी जो भी पसंदीदा इंस्टीट्यूट है उसकी खरीद सकते हो आप लोग, ठीक है। 2 टेस्ट सीरीज मिनिमम आप लोगों को रखनी है और उसी के हिसाब से चलना है। तो ये थोड़ा बहुत मैंने आप लोगों को बता दिया, थोड़ी बहुत आपके दिमाग में ये जो थ्योरी चल रही थी कि सीट बढ़ने से कट ऑफ कम होती है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो गई। अब जो अगला जो वीडियो आएगा ना वो आएगा जीएस को लेकर, उसमें मैं हर सब्जेक्ट की इंडिविजुअल स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि इसमें ये वाला टॉपिक कहाँ से पढ़ना है, ये टॉपिक कहाँ से पढ़ना है, इसके क्वेश्चन कहाँ से लगाने, मतलब डिटेल में पूरा लंबा वीडियो होगा एक, ठीक है। और उसके बाद में एक सिविल इंजीनियरिंग का लेके आऊँगा जिसमें सब्जेक्ट का वेटेज मैं दिखाऊंगा आप लोगों को ग्राफ, और उसमें आप लोगों को समझ में आएगा कि 2015 से पहले वेटेज बहुत अलग था, जब से टीसीएस आई है तब से लगभग सबका सेम ही वेटेज है, ठीक है। एक आध सब्जेक्ट में वेरिएशन आता है, बाकी सब में सेम ही रहता है। तो वो सारी चीज़ें जो है अपन अगले 2 वीडियो में करेंगे, तो आप लोग जो है जुड़े रहिए चैनल के साथ में। आज के वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।